वार हीरोज़ टॉपिक के अंतर्गत इस लेक्चर में हम अगले वार हीरो लेफ्टिनेंट कर्नल AB तारापोर साहब तथा CQHM अब्दुल हमीद साहब के बारे में पढ़ाई करेंगे। यह दोनों ही हमारे हीरो 1965 की लड़ाई में जो पाकिस्तान के साथ हुई है उसमें शहीद हुए हैं। इनके बारे में कहानी स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन बताना चाहूँगा इंडो पाकिस्तान वार के बारे में कि पाकिस्तान की क्या मंशा थी। हालांकि इस टॉपिक के ऊपर मिलिट्री हिस्ट्री से टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं, तो इसके लिए इस युद्ध के ऊपर मैं अलग से एक वीडियो भी बनाऊंगा, लेकिन फिलहाल एक छोटी सी इंट्रोडक्शन आपको मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा। 1962 में हमने चाइना के साथ लड़ाई लड़ी, जैसे कि मैंने इससे पहले की वीडियो में आपको बताया है। उसके बाद 1964 में हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का स्वर्गवास हो गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब का। और पाकिस्तान को अब लगा कि भारत इस समय लड़ाई भी नहीं लड़ सकता, क्योंकि 1962 में हम लड़ाई लड़के आए हैं, तो हमारी सेना भी उतनी अच्छी स्ट्रॉन्ग नहीं हुई है। और उसके साथ साथ हमारे देश के जो प्रधानमंत्री जी थे, जो काफ़ी फेमस लीडर थे, वह अब नहीं रहे। तो पाकिस्तान को लगा भारत पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल और मिलिट्री कंडीशन में वीक है, हम आसानी से कश्मीर को भारत से छीन सकते हैं। इसी के अंतर्गत पाकिस्तान ने भारत के ऊपर दबाव बनाया और पाकिस्तान ने भारत के ऊपर 3 फेज़ में 3 जगह से अलग अलग फॉर्म में उसने अटैक किया। पहला जो उसका ऑपरेशन था उसको ऑपरेशन डेजर्ट हक के नाम से जानते हैं, जो कि रन ऑफ कच्छ वाले एरिया में पाकिस्तान ने भारतीय फौजों के ऊपर अटैक किया था। दूसरा जो पाकिस्तान का टारगेट था वह ऑपरेशन जिब्राल्टर के नाम से कश्मीरी में अटैक किया। और तीसरा ऑपरेशन ग्रांड सलम के नाम से पाकिस्तान ने हमारी भारतीय चौकियों पर, भारतीय बॉर्डर पर उसने अटैक किया। बदले में हमने हर जगह पर अपना डिफेंस भी किया और पाकिस्तान को वहाँ से वापस खदेड़ भगाया। और इसके साथ साथ इस युद्ध में हम पाकिस्तान के अंदर तक घुस गए। इसी लड़ाई में हमारे जो हीरोज हैं जिनके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं वह शहीद हुए, और भी लोग शहीद हुए, लेकिन जिनको परमवीर चक्र से नवाजा गया हम केवल उन्हीं के बारे में यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं। तो आइए मेरे साथ और देखते हैं उन हीरोज़ की वह स्टोरी जिसकी वजह से उन सभी को परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। तो पहले हमारे वार हीरो आते हैं लेफ्टिनेंट कर्नल आरदेश्री बुरजोरजी तारापोर साहब। यह 17 पूना हॉर्स रेजिमेंट से बिलोंग करते थे। फिल्लोर सियालकोट पाकिस्तान में इनके द्वारा ये लड़ाई लड़ी गई थी। यह फिल्लोर सियालकोट पाकिस्तान में ही जगह, पाकिस्तान का एरिया पड़ता है। और यह लड़ाई 11 से 16 सितंबर 1965 के बीच में इनके द्वारा लड़ी गई थी। पूना हॉर्स जो हमारी रेजिमेंट है ये भारत इंडियन आर्मी की आर्मड रेजिमेंट के नाम से जानी जाती है। आर्मड रेजिमेंट का मतलब होता है कि जो सैनिक बख्तरबंद कारों का या बख्तरबंद अपने टैंकों का यूज करते हैं, ऐसी रेजिमेंट को हम आर्मड रेजिमेंट के नाम से जानते हैं। तो लेफ्टिनेंट कर्नल AB तारापोर साहब को उनके फैमिली मेंबर, उनके फ्रेंड्स जनरली आदि कहकर पुकारते थे। और तारापोर साहब के पुरखों का संबंध छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना से भी रहा है। इसके साथ साथ तारापोर साहब पहले हैदराबाद की सेना में भी थे। उसके बाद हैदराबाद का विलय हमारे वापस इंडिया में हो गया था, तो उस वजह से भारतीय सेना के भी हमारे जो AB तारापोर साहब थे वह बाद में भारतीय सेना के ही सैनिक रहे हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल AB तारापोर साहब 11 सितंबर 1965 को सियालकोट सेक्टर में थे और पूना हॉर्स की कमान को संभाल रहे थे। तभी अचानक उन्हें पाकिस्तान के फिल्लोरा पर हमला करने का काम सौंपा गया। और इसके साथ साथ फिल्लोरा पर हमला करके भारतीय सेना का इरादा चविंडा को जीतने का था। ये फिल्लोरा सेक्टर, चविंडा, ये सब के सब पाकिस्तान एरिया में पड़ते हैं, पाकिस्तान की बाउंड्री के अंतर्गत आते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए आप देख सकते हो ये हमारा इंडिया वाला रीजन है इस तरफ, और इधर ये पाकिस्तान है। पाकिस्तान में फिल्लोरा जो रीजन है वो इस एरिया में कहीं पर पड़ता है, लगभग अमृतसर, इस एरिया में अमृतसर से लगभग 100 किलोमीटर की डिस्टेंस पर ये पड़ता है फिल्लोरा वाला एरिया। तो गूगल मैप की मदद से हम लोग देख लेते हैं कि ये एरिया कहाँ पर है। ये फिल्लोरा वाला एरिया था जिसके ऊपर अटैक करने का ऑर्डर मिला था, और बाद में हमें इस पूरी टुकड़ी को, इस चविंडा नाम के जो सिटी है, इसके ऊपर कब्जा करने का ऑर्डर दिया गया था, जिसके अंतर्गत यह लड़ाई लड़ी गई थी। ये पूरी पाकिस्तान के अंदर लड़ाई लड़ी गई थी, क्योंकि हमारी सेना पाकिस्तान के अंदर भी घुस चुकी थी। चूंकि वो हमारी टेरिटरी में अंदर आ चुका था, तो हमने भी दबाव बनाने के लिए हम भी उसके अंदर घुस चुके थे और इस एरिया को हम यहाँ तक कवर कर चुके थे। तो अब इस लड़ाई को देखते हैं कि वो कैसे उनके द्वारा लड़ी गई। इस हमले के दौरान तारापोर साहब अपनी टुकड़ी के साथ आगे बढ़ ही रहे थे कि दुश्मन ने वजीर अली की तरफ से अचानक जवाबी हमला कर दिया और भारी गोलाबारी उन्होंने शुरू कर दी। ये जो वजीर अली वाला एरिया, ये इस जासरोन के थोड़ा सा ऊपर इस एरिया में कहीं पर पड़ता है, और यहाँ से भी उसने फिल्लोरा और इस एरिया में दुश्मन ने अपने टैंकों की मदद से, क्योंकि पाकिस्तान को अमेरिका ने पैटर्न टैंक दे रखे थे, और पैटर्न टैंक अमेरिका ने उसको इसलिए दिए थे कि भाई तुम अपनी डिफेंस कर सको, अपनी सुरक्षा कर सको, ये नहीं कि तुम किसी को युद्ध कर सको। तो उसने पाकिस्तान ने हमारे ऊपर युद्ध पे इसको करना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर उन्होंने एक भारी गोलाबारी शुरू कर दी, लेकिन हमारे पास भी टैंक थे और तो हमने भी उनका जवाबी
कार्रवाई की। तारापुर साहब ने इस हमले की का बहादुरी से सामना किया और अपने एक स्क्वाड्रन को इन्फेंट्री के साथ लेकर वह फिल्लोरा पर उन्होंने हमला बोल दिया। हालांकि तारापुर साहब को इस हमले में कुछ चोटें आई, वह घायल हुए, लेकिन वह रण नहीं छोड़े और लगातार डटे रहे, जबरदस्त गोलाबारी करते रहे। 16 सितंबर 1965 को 17 हॉर्स ने 9 डोगरा के साथ मिलकर कंपनी के साथ मिलकर जसरोन पर कब्जा कर लिया। जसरोन ये वाला एरिया था जिसके ऊपर वह कब्जा कर लिया, और जो ये अटैक हो रहे थे यहाँ पर, इन सभी को हमने वापस मार भगाया और कुछ यहाँ पर पाकिस्तानी मारे गए और कुछ यहाँ से वापस अपने एरिया में भाग गए। अब हमारा टारगेट था इस चविंडा को कवर करना। इसके लिए हमारी जो 17 हॉर्स के साथ में तारापुर साहब चविंडा जो हमला था उसके लिए बने हुए थे और लगातार वह अटैक कर रहे थे। मुकाबला घमासान चल रहा था। इसके लिए हमारी भारतीय सेना के जो बड़े अधिकारी थे उन्होंने 43 गाड़ियों के साथ में एक टुकड़ी को हुक्म दिया, आदेश दिया कि आप भी जाइए और चविंडा के जो लड़ाई लड़ रही है उस लड़ाई में शामिल हो जाओ, जिससे कि हमारी सेना को रेनफोर्समेंट मिल जाए और हम आसानी से चविंडा के ऊपर जीत सकें। लेकिन हमारी जो ये टुकड़ी थी यह समय पर नहीं पहुँच पाई जिस समय वह लड़ाई चल रही थी। तो हमारे जो तारापुर साहब है वह अकेले ही अपने टुकड़े के साथ में पूरी जोश के साथ में उन्होंने अपने सैनिकों में इतना जोश भर रखा था कि वह लड़े जा रहे थे और दुश्मन को बर्बाद कर रहे थे। दुश्मन के इस लड़ाई में 60 टैंक बर्बाद हो चुके थे, जबकि हमारी भारतीय सेना के केवल 9 टैंक इस समय तक गंवाने पड़े थे। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर कितना डिफरेंस है कि हमने उनके 60 वो टैंक जो कि मतलब पाकिस्तान के, उनमें कुछ पैटर्न टैंक भी थे, कुछ पाकिस्तान के अपने भी टैंक थे, उन सभी को बर्बाद कर दिया था, जबकि हमें हमारे केवल 9 टैंक वहाँ पर गंवाने पड़े थे। लेकिन इस पूरी लड़ाई में हमारे जो दोनों तरफ से लड़ाई हो रही है, इस लड़ाई के दौरान हमारे तारापुर साहब दुश्मन के निशाने पर आ गए और उनके ऊपर एक गोलाबारी टैंक के द्वारा की गई, जिसकी वजह से हमारे तारापुर साहब गंभीर रूप से घायल हो गए और बाद में वह शहीद हो गए थे। लेकिन उनके जो सभी सैनिक थे उनके अंदर तारापुर साहब ने इतना ज़बरदस्त जोश भर रखा था कि उन्होंने इस लड़ाई में लड़ते रहे और बाद में जो भी पाकिस्तानी थे वहाँ से उनको उन्होंने वापस खदेड़ दिया। लेकिन हमारे तारापुर साहब शहीद हो गए और मरणोपरांत तारापुर साहब को परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। तो ये स्टोरी हमारे तारापुर साहब के बारे में थी, जिन्होंने इस फिल्लोरा नाम की लड़ाई, चविंडा नाम की लड़ाई में भाग लिया और अंत में पाकिस्तानी को यहाँ से खदेड़ दिया। इसके बाद हम लोग अगले वार हीरो हवलदार कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार अब्दुल हमीद साहब के बारे में पढ़ाई करेंगे। हवलदार अब्दुल हमीद साहब 4 ग्रेनेडियर से बिलोंग करते थे और जो लड़ाई इनके द्वारा लड़ी गई वह चीमा खेमकरन सेक्टर की लड़ाई थी और यह 10 सितंबर की लड़ाई इनके द्वारा लड़ी गई थी। और जो इनके साथ में सैनिक थे वह बताते थे कि हवलदार अब्दुल हमीद साहब ने अकेले ही पाकिस्तान के 8 पैटर्न टैंकों को बर्बाद कर दिया था। अब पैटर्न टैंक मैंने जैसे पहले बताया था अमेरिका द्वारा दिए गए थे और ये अमेरिका और इन टैंकों के बारे में कहा जाता था कि इनको नष्ट नहीं किया जा सकता, कोई भी टैंक इनके ऊपर अटैक करिए नष्ट नहीं होंगे। लेकिन हमीद साहब ने अपनी गन की मदद से इन सभी को, इन 8 टैंकों को उन्होंने नष्ट किया और बाद में अमेरिका को ये सोचना पड़ा था, उसको डिजाइन के अंदर मॉडिफिकेशन करना पड़ा था कि एक अकेला आदमी इतने सारे टैंक कैसे डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो आइए जानते हैं उनकी स्टोरी के बारे में। निसाराबाद ग्रेनेडियर्स रेजिमेंटल सेंटर से प्रशिक्षण के बाद 1955 में हमीद साहब 4 ग्रेनेडियर्स में तैनात कर दिए गए। 1962 में भी भारत चीन युद्ध में उन्होंने थांगला एरिया में 7 माउंटेन ब्रिगेड के साथ ओर से भाग लिया और वहाँ पर भी वह बहादुरी से उन्होंने लड़ाई लड़ी। उसके बाद पाकिस्तान ने 8 सितंबर 1965 की रात में खेमकरन सेक्टर के असल उत्तर गांव में हमला कर दिया था, क्योंकि इस बात का घमंड था कि उसके पास अमेरिका के पैटर्न टैंक थे। जैसा मैंने बताया था कि पैटर्न टैंक को बोला जाता है कि ये इनको कोई नहीं हरा सकता, इनको कोई मार नहीं सकता, क्योंकि इनके ऊपर कोई गोली काम नहीं करेगी, कोई बम काम नहीं करेगा। उनके बारे में कहा जाता था कि इनकी इफिशिएंसी इतनी अच्छी होती थी कि जिस तरफ से भी गोली आ रही है ऑटोमेटिकली उस तरफ टर्न करते थे और उधर फायरिंग करना शुरू कर देते थे। लेकिन फिर भी अब हम देखते हैं कि किस प्रकार वीर अब्दुल हमीद साहब ने इन सभी को उड़ाया। लेकिन पाकिस्तान का मुकाबला करने के लिए भारतीय सैनिक तैयार थे, जिसमें वीर अब्दुल हमीद भी थे और उन्होंने, हमीद साहब ने तरन तारण जिले के खेमकरन सेक्टर में उनकी तैनाती थी, जिसमें उन्होंने वे लड़ाई लड़ी। ये आप देख सकते हो, ये हमारा असल उत्तर गांव है जहाँ पर ये लड़ाई लड़ी गई थी और ये हमारा खेमकरन सेक्टर है, खेमकरन वाला रीजन है। तो ये लगभग 7 किलोमीटर के डिस्टेंस है जिस एरिया में, पूरे एरिया में लड़ाई लड़ी गई यहाँ पर। और यहीं पर हमारे अब्दुल हमीद साहब का मेमोरियल, वार मेमोरियल भी बना हुआ है। तो ये पूरे उस एरिया की एक इमेज है जहाँ पर ये गूगल मैप के द्वारा मैंने सर्च किया है, जहाँ पर आप देख सकते हो कि असल उत्तर यहाँ पर है और ये हमारा ये एरिया यहाँ पर, ये पूरा पंजाब के एरिया में पड़ता है जो हमारा अभी भी इंडिया के पास ही है पूरा एरिया।
इस समय परिस्थिति भारत के पक्ष में नहीं थी, क्योंकि भारतीय सैनिकों के पास मात्र 303 राइफल थी और एलएमजी थी, जिनकी मारक क्षमता पाकिस्तान के पैटर्न टैंक के मुकाबले काफ़ी कम थी। चूँकि मैंने बताया कि वो टैंक थे, उनके ऊपर इन गोलियों का, इन एलएमजी का कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला था। हवलदार वीर अब्दुल हमीद जी के पास गन माउंटेड जीप थी, जो पैटर्न टैंकों के सामने इस तरह थी जैसे हाथी के सामने एक चींटी होती है, क्योंकि जो हमारे वीर अब्दुल हमीद साहब थे वह फायरर थे। जो ये आपकी गन माउंटेड जीप होती है, इसमें एक ड्राइवर होता है, एक फायरर होता है और एक लोडर होता है, जो कि गोलों को लोड करता है। फायरर यानी जो निशान लगा के फायर करता है। तो उस समय फायरिंग पोजीशन पर थे जब इन्होंने उन टैंकों को उड़ाया। वीर अब्दुल हमीद जी ने अपनी गन माउंटेड जीप में बैठकर अपनी गन से पैटर्न टैंक की कमजोरी पर निशाना लगाकर उसको ध्वस्त कर दिया। हमीद साहब की साथी बताते हैं कि उन्होंने एक बार में 4 टैंकों को उड़ा दिया और उसके बाद उन्होंने 3 और टैंकों को नष्ट कर दिया था। तो ये जो वीक वाला पोर्शन था बेसिकली, इसके बारे में कहा जाता है कि जो टैंकों के अंदर जो हमारी जो व्हील के साथ में जो जुड़ी हुई बेल्ट होती है, वो थोड़ा वीक पोर्शन था इन टैंकों का। तो उन्होंने स्पेशली इसी पोर्शन पे जाके अटैक किया, क्योंकि और अगर वो कहीं पर भी गोला बारूद छोड़ रहे थे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था उन टैंक के ऊपर, और बल्कि अगर वो गोलाबारी करेंगे तो टैंक वापस घूम के आएंगे और इन्हीं के ऊपर अटैक कर देंगे। तो इन्होंने बेसिकली उसकी इस वीकनेस को समझा और वहीं पर उन्होंने इसको अटैक किया, जिस वजह से उनकी जो टायर, उनके जो व्हील थे, उनकी जो चैन थी, वो सब टूट गई और वो काम करने लायक की अवस्था में नहीं रहे। और बाकी जो पाकिस्तानी थे उसके अंदर वो रन छोड़कर वहाँ से भागना उन्होंने शुरू कर दिया। तो इसी क्रम में अपनी जान की परवाह किए बगैर केवल एक जीप से पाकिस्तान के 7 खतरनाक टैंकों के उन्होंने परखच्चे उड़ा दिए थे। हमीद साहब के शौर्य और साहस ने पाकिस्तान की सेना में खलबली मचा दी थी और भारतीय सेना के मनोबल के अंदर जान फूंक दी थी। जैसे मैंने बताया कि जब उनके 6-7 टैंक लगातार उड़ गए और उनके जो सैनिक जो उसके अंदर बैठे हुए तो उनको लगा कि अब हम मारे जाने वाले हैं, वो सब उठ के वहाँ से निकल के भागना उन्होंने शुरू कर दिया। तो उस समय पाकिस्तानी सेना के अंदर खलबली मच गई थी कि वह इतने बड़े टैंक लेकर भी कुछ नहीं कर पाए। ये उनकी वह जीप है, ये रियल पिक्चर यहाँ पर है, तो आप ये इंटरनेट की मदद से आप सर्च कर सकते हो। ये वह गन माउंटेड जीप है जिसके द्वारा अब्दुल हमीद साहब ने उन टैंकों के ऊपर निशाना साधा था। इसके बाद पाकिस्तान की तरफ से अब्दुल हमीद साहब की गाड़ी पर ज़बरदस्त हमला शुरू कर दिया गया। इस हमले में उनकी जीप पर सवार ड्राइवर की शहादत हो गई और हमीद साहब ने लेकिन हिम्मत नहीं हारी। वह लगातार पाकिस्तान फौजियों से लड़ते रहे और अपनी बार बार पोजीशन बदलते रहे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर एक बार वो पोजीशन में फिक्स रहेंगे तो वापस वो टैंकों की मदद से वहाँ पर अटैक कर देंगे और वो आसानी से उनके गिरफ्त में आ सकते थे। लेकिन वह बार बार अपनी पोजीशन बदलते रहे और जहाँ भी उनको मौका लगा वह टैंकों की कमज़ोर कड़ी के ऊपर निशाना बनाकर उनको हटाते रहे। जब उन्होंने एक और टैंक को निशाना बनाया तो एक पाकिस्तानी सैनिक की नज़र उन पर पड़ गई। दोनों तरफ से फायर हुई। ऐसे में हमीद साहब ने 8वां पाकिस्तानी टैंक को नष्ट कर दिया, लेकिन एक गोला उनकी जीप के ऊपर भी आकर पड़ा, जिस वजह से जिस जीप के परखच्चे उड़ गए। ये जीप बाद में कुछ माउंटेड करके यहाँ पर अटैच करके रखी गई है, लेकिन आप देख भी सकते हो इस जीप की भी कंडीशन क्या है। और अंततः वह गंभीर रूप से घायल हो गए और 10 सितंबर को वह वीर गति को प्राप्त हो गए थे। वीर अब्दुल हमीद साहब की गन माउंटेड जीप ने पाकिस्तान के पैटर्न टैंकों को तबाह कर डाला था। यह एक ऐसी घटना थी जिससे पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। यह घटना किसी अजूबे से कम नहीं थी और इसका अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि अमेरिका ने पाकिस्तान के पैटर्न टैंकों की दोबारा समीक्षा की थी कि हम इनको कैसे और मॉडिफाइड करें कि इस तरह का वापस इसके ऊपर अटैक ना हो। तो इस अदम्य साहस और वीरता के लिए उन्हें 16 सितंबर 1965 को सर्वोच्च वीरता पुरस्कार यानी परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। तो ये कहानी थी हमारे दूसरे वार हीरो जो 1965 में शहीद हुए हैं, वीर अब्दुल हमीद जी के बारे में। और ये दोनों ही वार हीरो ऐसे थे जिनको परमवीर चक्र से 1965 की लड़ाई में नवाजा गया था। अब हम अगले लेक्चर में अपने अगले वार हीरो के बारे में पढ़ाई करेंगे। जय हिंद, थैंक यू।